नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी हां दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि बाघों की आबादी लगातार खत्म हो रही है, कहें कि कम होती चली जा रही है। उनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इसीलिए अब बाघों को बचाने की कोशिश शुरू हुई है और बाघों को बचाने और उनकी आबादी को एक बार फिर से बढ़ाने की कोशिश भी है। दुनिया भर के पशु प्रेमी इस मुहिम में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। भारत में पहले से ही संकट में पड़े टाइगर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिकुड़ते हुए जो रिहायशी इलाके हैं, उनके साथ साथ इंसानों द्वारा लालच या फिर बदले की भावना की वजह से हमारा नेशनल एनिमल खत्म होने की कगार पर है। आज ग्लोबल टाइगर डे है और इस खास दिन पर हम लेकर आए हैं हमारे राष्ट्रीय पशु से कुछ जुड़ी हुई बातें, उस संबंध बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी हम तारुफ करवा देते हैं, जिनसे हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दो गेस्ट हैं, दो मेहमान हमारे साथ हैं। जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, फिल्म मेकर राजेश बेदी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ मनमोहन गुप्ता हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन साथ ही एक एनजीओ है, उसके चेयरमैन, आईवैक्ट एनजीओ के चेयरमैन हैं। आपको भी बहुत स्वागत है। हम दोनों से अपने खास मेहमानों से बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पशु से जुड़ी हुई क्या कुछ स्थिति है। भारत में खत्म होते जा रहे बाघों की बढ़ती संख्या के बारे में सुनना थोड़ा सुकून देता है। 2006 की पिछली गणना 1411 के मुकाबले नई गणना 1706 की गिनती साफ तौर से 295 से अधिक है। बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के बावजूद ये वृद्धि दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व जैसे कि राजस्थान में रणथंभौर, उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, असम में काजीरंगा, केरल में पेरियार और महाराष्ट्र में मेलघाट ने बाघों की संख्या में खासी वृद्धि दर्ज की है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब भारत में बाघों की संख्या 49,000 थी। अगर हम इससे भी पीछे जाएं, तो पिछली सदी की शुरुआत में ये संख्या 1 लाख थी। आज सिर्फ 295 की वृद्धि हमें खुशी देती है। बाघों को सबसे बड़ा खतरा शिकारियों और पूरी दुनिया में फैले तस्करों के जाल से है। हमारे देश में इस वक्त दुनिया के 50% बाघ मौजूद हैं, टाइगर्स। लेकिन दुख की बात यह है, इस नेशनल एनिमल के लिए अब जगह नहीं रही। हैबिटेट लॉस, पोचिंग, ये खासकर बहुत ही सोचनीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। एक तरफ हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका आवास जो है जंगल, वो घटते जा रहे हैं। अवैध शिकारी, इनके मांस और इनकी हड्डियों से दवाएं बनती हैं, ये एक्सपोर्ट होते हैं चीन में। तो ये बहुत ही सोचनीय समस्याएं हैं। लेकिन बाघ का हमारे देश में होना, खासकर एक ट्रॉपिकल देश में, बहुत ही ज़रूरी है। बाघों की खाल और उनके अंगों से चीन जैसे देशों में काफी पैसा मिलता है और इसलिए शिकारियों और तस्करों के लिए ये मुनाफे का कारोबार है। इन सभी मुद्दों को सुलझाना जरूरी है, तभी तय हो पाएगा कि भारत में बाघों का भविष्य कितना सुरक्षित है। हाँ, वस्तुस्थिति ये है। हालांकि कुछ नंबर्स बड़े हैं अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए, लेकिन खतरे क्या हैं, संकट क्या है? राजेश जी, मेन संकट क्या लगता है? नंबर्स कुछ बढ़ते तो लगते हैं कि पिछले 2006 के मुकाबले, लेकिन चूंकि आपने कवर किया है, आपने देखा है, क्या खतरा आपको ज्यादा लगता है इससे? देखिए, एक सबसे बड़ा जो खतरा है, जो टाइगर की पोचिंग, ये एक बड़ा भारी मुद्दा है। दूसरा, जो टाइगर के एरियाज हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। यदि श्रिंक नहीं हो रहे हैं, उनके आसपास जो आबादी है, जो एग्रीकल्चर वाले जो क्षेत्र हैं, उसमें जो किसान है वो ये चाहता है कि अपनी खेती बाड़ी करे और जब उसको कोई उसको दाव लगे तो अपना जो उसका एरिया है उसमें थोड़ा सा और एडिशन कर ले। हाँ, जंगल काटना। और एक और भी इसके साथ बड़ा भारी मुद्दा जो अभी फिलहाल में सामने आया है कि जो टूरिज्म है, जो कि कंट्रोल्ड जो टूरिज्म है, वो शायद अब मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहा।
उसकी वजह से टाइगर बहुत अपने आप को हैरेस्ड फील करते हैं। टूरिज्म का प्रेशर बहुत ज्यादा है टाइगर्स के ऊपर। तो ये बहुत सारे, और कोई एक ऐसा इशू नहीं है जिसको लेके आदमी ये कहे कि ये चीज को यदि हम हटा देंगे तो टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और अभी रिसेंट में यदि आप देखेंगे कि इस नेशनल पार्क में 4 टाइगर्स के साथ बच्चे हैं, कॉर्बेट में इतने बच्चे हैं, फलानी जगह इतने बच्चे हैं, लेकिन वो फाइनली बच्चे जब तक वो पूरे बड़े होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसका मेन कारण अब पोचिंग की बात मनमोहन, किस तरह की, मतलब ये हमने देखते हैं कि टाइगर की किसी भी डेथ पर एक हल्ला होता है, मतलब मीडिया चैनल के साथ साथ तमाम अखबारों में खबरें तो आती हैं, एक हंगामा तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी एफर्ट किए गए हैं, पोचिंग अभी भी है, और किस तरह से हो पाती है? अगर आप नंबरों की बात करें, इसी साल की हम बात करते हैं, तो जनवरी से लेकर अभी तक, जुलाई तक, जिम कॉर्बेट में 29 टाइगर मारे जा चुके हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलते हैं कि उनका आपसी झगड़ा था, कि वो उनके एक टाइगर का अपना एक एरिया होता है कि जिसमें वो उसके अगर किसी और एरिया में जाएगा तो वहां पे लड़ाई होगी। जब ऐसी फाइट का नाम लेकर के वो बताते हैं कि उनका इस आपसी झगड़े में उनकी मौत हुई है, लेकिन अभी भी 19 टाइगर जो मारे गए वो पोचिंग से मारे गए। ये पोचिंग अभी भी हो रही है। इतना बड़ा उन्होंने एक सेटअप लगा के रखा हुआ है। जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर है, तकरीबन 235 टाइगर है। ये किस तरीके का नंबरिंग है? आपको लगता है कि पोचिंग रुकी हुई है? इन 6 महीनों में 29 टाइगर मर चुके हैं। अगर महाराष्ट्र की बात अगर करें तो वहां पे भी पेंच के पास में 10 टाइगर मर चुके हैं। महाराष्ट्र में जो पोचर्स है उन्होंने सुपारी दी हुई है, जैसे हम किलिंग करवाते हैं जब इंसान जैसे काम करता है इंसान को मारने के लिए, वहां पोचर जो भेलिया जाती है वहां की, उन्होंने पोचिंग करने के लिए 40 लाख रुपए में 25 टाइगर मारने की सुपारी दी हुई है। तो पोचर इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो आपको मालूम चल सकता है कि अभी तक का क्या सीन चल रहा है जिम कॉर्बेट में, कि वहां पे कुछ पैसों के लिए लोग टाइगर को मार देते हैं। तो पोचिंग अभी भी चल रही है। आप कुछ करें? पोचिंग की जो बात कर रहे हैं, जी। ये एक आदमी की जो मैं ये कहूंगा कि आदमी की फितरत है कि जो लॉ है, किसी किस्म का भी लॉ है, उसमें सेंध लगाना, उसको तोड़ना। हाँ। तो ये कहना मेरे ख्याल बड़ा गलत होगा कि हमारे पार्क में कोई शिकार नहीं होता, कोई पोचिंग तो होती है। हाँ। उसको आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पोचिंग एक बड़ा भारी थ्रेट है जो कि हिंदुस्तान के जो शेरों की आबादी को खतरा हो जाएगा। ये एक चीज मैं इससे पहले ये जानूंगा कि पोचिंग होती है, किस तरह से होती है बात, लेकिन इसका जो वैल्यू है, मतलब मार्केट में जो ये पोचर्स हैं, शेर को मारकर उसकी खाल से लेकर जो तमाम चीजें, उसकी वैल्यू क्या है? वो क्या क्या खबरें हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम टाइगर स्किन की वैल्यू लगाते हैं तो $25,000 है, जो आपको मिलनी ही मिलनी है। $25,000, $25,000 ये आपको मिलना ही मिलना है। ये सब उसकी स्किन की है। उसका बोन आती है। एक टाइगर में एवरेज 12 किलो हड्डी होती है। अगर आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो हांगकांग में जो टाइगर की जो बोन होती है, उसका जो पाउडर है, 1 पाउंड का जो 1 पाउंड जो होता है, उसका जो रेट है $1,700। 1 पाउंड बोन का पाउडर जो होता है उसका वेट है। एक टाइगर में 12 केजीज निकलती है। तो आप इसकी कॉस्ट लगा सकते हैं कि इसको कैलकुलेट करके कि कितना ज्यादा इसका बोन का कीमत है। फिर अगर हम उसके और भी पार्ट्स पे आते हैं, टाइगर का जो लिंग होता है उसका सूप बनता है। वो कामोद्दीपक जो चीजें होती हैं वो के लिए यूज होता है। उसके लिए यूज होता है। और एक बाउल की जो कीमत है $370 है, जो हांगकांग में लोग उसके सूप पीते हैं। तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर इस टोटल के अगर लगा की जाए तो 30 लाख के आसपास एक टाइगर की कॉस्ट पड़ती है। एवरेज अगर मान कीजिए 30 लाख का, लेकिन वो 30 लाख इंटरनेशनल मार्केट में है। अगर हम एक छोटे से बाजार से बात करते हैं कि हम इंडिया से उस टाइगर को लेके जाते हैं, मैं अगर किसी छोटे से पोचर की बात करूं तो उसको उस टाइगर के मुश्किल से 20 से 25 हजार मिलते हैं बस मारने के। और वो सिर्फ मारने के 25,000 से 50,000 बस, इसके अलावा नहीं। लेकिन जब वो 50,000 कन्वर्ट होता है 30 लाख में, वो मिडिल मैन से लेकर के बायर तक जाता है पैसा। तो पोचर आज भी उसी तरीके से पोचिंग कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करनी है। उन्हें थोड़े से मार्जिन के लिए वो टाइगर को मार देते हैं।
उन्हें ये मतलब नहीं है कि उन्हें 30 लाख मिलेगा, उन्हें नहीं मालूम 30 लाख मिलेगा। उनको तो बस वो 25 से 50 हजार 25 या से बहुत हुआ 50 तो थोड़ा और पैसा मिलता होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है, उसके के कारण ही, संभवतः उसके कारण ही ये पोचिंग अभी भी जारी है। जैसा राजेश ने कहा कि बड़ी बात यह है कि जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर आबादी भी बढ़ रही है। क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या जो लॉ है वो इफेक्टिव है? और सरकार की तरफ से बहुत से एनजीओ आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें सेव टाइगर के नाम पर पैसा आता है, लेकिन क्या पैसा सही समय पर खर्च हो रहा है या सही वक्त पर खर्च हो रहा है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जी हां, टाइगर को बचाने के लिए तमाम कोशिशें हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे इस राष्ट्रीय पशु को या टाइगर को बचाना जरूरी क्यों है? क्यों हमारे लिए ये जरूरी है? इसके बारे में मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर माइक पांडे का क्या कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। बाघ एक सुंदर जानवर तो है, लेकिन ये कीमती क्यों है? इसे बचाना जरूरी क्यों है? बाघ से जंगल बचते हैं। जंगल में एक संतुलन, एक इक्विलिब्रियम लाता है बाघ, और जब जंगल हमारे सुरक्षित रहेंगे तभी इन जंगलों से पानी निकलता है। दक्षिण भारत में देखिए कोई हिमालय पर्वत नहीं, लेकिन 300 से अधिक नदियां उन जंगलों से बहती हैं। अगर वो जंगल कट गए तो पानी नहीं होगा और 40 से 50 करोड़ लोग भूखे रह जाएंगे। तो बाघ की कीमत बहुत बड़ी है और इसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। राजेश जी, एक बात तो उन्होंने कही, दूसरी बात में इससे और कि टाइगर को बचाने के लिए कोशिश तो बहुत है, लेकिन इसमें कहीं बाकी जानवरों को बचाने के लिए जो दूसरे जानवर हैं वो कहीं पीछे जुड़ जाता है। एक ग्लैमर इसके साथ जुड़ रहा है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश तो होती है इसके लिए, लेकिन बाकी जानवर बचाना क्यों जुड़ी, ये एक मुद्दा बड़ा पीछे छूट जाता है। देखिए, ये बात बहुत हद तक तो ठीक है, क्योंकि शेर को बचाने की सब बात करते हैं, क्योंकि शेर से आज की राजनीति चलती है। जी हाँ, शेर आपको जिताता है या हराता है, वो शेर के ऊपर, आपकी राजनीति के ऊपर सारा खेल उस पे है। लेकिन ये बात तो बहुत हद तक ठीक, ये मैं कहूँगा कि ठीक है भी और कुछ हद तक ठीक नहीं है जी। क्योंकि जब शेर की बचाने की बात करते हैं, शेर के साथ और बहुत सारे जानवर हैं, जिसमें हिरन है, वहाँ के और छोटे जानवर हैं, बर्ड्स हैं, पेड़ हैं, और जो जंगल में आपकी जड़ी बूटियां हैं, पानी का संरक्षण है। लेकिन ये बात जरूरी है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रजातियां जिन पे ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा। जैसे राजस्थान में एक बर्ड होता है जिसको आपका बस्टर्ड बोलते हैं, इंडियन ग्रेट बस्टर्ड। ओके, उस पे मैं ये कहूँ कि सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है, या है तो बहुत कम है, और शायद पूरे हिंदुस्तान में 300 के लगभग वो बचे हैं। ओके, और यदि उनके ऊपर कोई अलग से योजना नहीं शुरू करी गई तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ सालों में वो टाइगर को बचाने या टाइगर से एसोसिएशन होने में जो तमाम तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, कुछ मशहूर लोग इसके साथ जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ एनजीओ के थ्रू आते हैं। ये आपको लगता है कि एक अपर मिडिल क्लास वाला एक वो है और एक वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास उससे एसोसिएशन नहीं पाता है? देखिए, ऐसा है कि जो जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं, गांव वाले, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो गांव वाले, यदि हम लोग उनको ये ना समझा सकें कि शेर बचाना या जंगल बचाना ये आप ही बचा सकते हैं, और जो हाई क्लास के जो आदमी हैं, जो कि कॉर्पोरेट्स हैं, वो पैसा तो कर सकते हैं इकट्ठा, लेकिन शेर को बचाने की जिम्मेदारी जो वहां का लोकल आदमी है, जब तक वो साथ में नहीं आएगा आप शेर को नहीं बचा सकते। मनमोहन, ये बात है क्या उन तक ये तमाम मैसेज गए कि एक अवेयरनेस इंटरनेशनल लेवल पे तो है कि बाघ को बचाओ, उसके लिए तमाम फंड आता है, तमाम कोशिशें होती हैं, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस में जुड़ते हैं, सोशलाइट जुड़ते हैं, लेकिन उनको कितना एजुकेशन मिल पाया है इसका? इसको अब इस तरीके से देखते हैं, इतना फंड आता है एनजीओ के थ्रू, सब कुछ आता है। एक गांव वाला है जो जंगल के पास में रहता है, बफर जोन में, ठीक है, उसकी गाय को शेर मारता है, शेर मारता है उसको। अब उस शेर जो उसकी गाय को मारता है वो तो मार के उसको ले गया, उसकी गाय की कीमत है 25 से 30 हजार, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट के पास जाता है गांव वाला
कि यार मुझे 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो क्या करता है, उसको पैसा मिलना चाहिए बेसिकली, गवर्नमेंट से वो पैसा या कोई एनजीओ फंड करती है, या काफी जगह हो रहा है, कई जगह नहीं भी हो रहा है। मैं नहीं हो रहा उसकी बात कर रहा हूँ कि जो पैसा, इतना पैसा आता है, ठीक है, अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं पोचर से बात करता हूँ, उसको क्या करना है, मुझे सिर्फ जाके पॉइजन लगाना है उस गाय में, और उसके उसे 50,000 मिल जाएंगे, उसकी गाय का पैसा उसको मिल गया। बस ये काम होता है, जिससे कि क्या होता है, उसको किसी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी और चक्कर लगाने की किसी की जरूरत नहीं, किसी एनजीओ के पास जाने की जरूरत नहीं। हाँ, उसका पैसा उसे मिल गया, फिर वो बाद में भले कह सकता है कि मेरी गाय मर गई है और मुझे पैसा मिलना चाहिए। इससे क्या हुआ, एडिशनल पैसा मिला तो ठीक है, नहीं तो उसका पैसा तो आ ही गया है। तो कई जगह ऐसा हो जाता है कि वो पैसा जो है सही जगह तक पहुंचना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच पाता। जी आप पूछ रहे हैं। देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा कि गांव वाले यदि उसमें उनकी भागीदारी नहीं होगी, स्पेशली जो सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, सराउंडिंग एरिया में, कि जंगल में जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, यदि उसमें जो वहाँ का लोकल आदमी है, जब तक वो उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, उसको ये नहीं लगे, उसको ये एहसास नहीं हो कि इस टूरिज्म से हमको कुछ फायदा होगा, तो ये सारे कंजर्वेशन के जो भी मुहिम है ये मेरे ख्याल बहुत मुश्किल है। एक चीज है, गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट की एक कभी ऑब्जर्वेशन है इस बारे में, और तमाम स्टेट गवर्नमेंट से लेकर जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए है कि क्यों ना टूरिज्म को इससे अलग किया जाए, मतलब वो एरिया, वो हैबिटेट वर्ड जिसमें वाइल्ड लाइफ रहता है, टाइगर रहता है, उसको अलग किया जाए। और उसमें संभवतः ये है, आज ये कहा भी गया कि कॉर्बेट का वो ढिकाला एरिया जहां पर लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, या आसपास में जो रिजॉर्ट हैं उनको दूर किया जाए। क्या ये उपाय हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि टूरिज्म एक ऐसा मसला है कि आम आदमी को यदि आप वाइल्ड लाइफ के टूरिज्म से आप वंचित करेंगे तो ये मेरे ख्याल कुछ हद तक आप सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। एक ही माध्यम ये है कि कोई भी आदमी यदि जंगल में जाता है तो उसको जो ज्ञान मिलता है जंगल में जाके कि ये फलाना पेड़ है, ये शेर ऐसे रहता है, ये उसका वातावरण है, ये हिरन है, ये फलाना है। लेकिन वो तो आज भी नहीं हो रहा है, वो लोग जाते हैं सिर्फ टाइगर को देखने के लिए। देखिए, उसमें यदि टाइगर को देखने जाते हैं तो इसमें फॉल्ट उन जो टूरिस्ट जाते हैं उनका फॉल्ट उतना नहीं है जी। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, यदि उसको आप ठीक तरीके से नहीं करते तो उसमें क्या होता है, जो आज का टूरिज्म है, जैसे कॉर्बेट की बात कर रहे हैं, रणथंभौर है, बांधवगढ़ है, यदि 40 गाड़ियां हैं और एक शेर उनको कहीं दिखाई यदि पड़ गया तो 40 की 40 गाड़ियां वहां खड़ी हो गई। बिल्कुल। और सारे कोई ना कोई बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शेर यदि जंगल में बैठा है, घास में बैठा है, तो वहां से यदि जंगल में जाना चाहता है तो नहीं जाता है, सब सारी गाड़ियां खड़ी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जंगल से यदि बाहर निकलना चाहता है वो नहीं अब निकल सकता। तो आज की तारीख में जो टूरिज्म जिस तरीके का है, यदि उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो टूरिज्म के ऊपर बैन लगाना मेरे ख्याल बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे और जानवर भी परेशान होते हैं, शेर तो होता ही होता। बिल्कुल। ये हम अब बात करेंगे कि दरअसल अगर टूरिज्म रुकता है, जिस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, यानी कि अगर कोर्ट इस पर गंभीर हुई तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या ये लाखों या हजारों लोगों की जो रोजगार है उस पर असर पड़ेगा, वो कितना सही होगा, या फिर उसमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ये बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, बाघों पर खतरा और उस खतरे से निपटने के लिए क्या कुछ किया जाए, हम यही बात कर रहे थे। मनमोहन जो बात कर रहे थे राजेश जी की, एक तो ये तरीका, मैं अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट होके आया, सारा फोकस वहां जितने लोग गए और मैं मिला लोगों से, और या फिर वहां ड्राइवर्स जितने होते हैं, उनका एक फोकस होता है कि क्या आपको टाइगर दिखा नहीं दिखा, सारा उनका पूरी कोशिश ये होती है। और अगर आपने देख लिया, मैं लकी था कि मैं देख गया, तो उनको कहते हैं यू आर वेरी लकी, और उसमें वो तमाम उपाय करते हैं और उनका संभवतः रेट भी बढ़ता होगा। अगर टूरिज्म पे इस तरह की रोक लगाई जाए जिसमें कि तमाम वायलेशन करते हैं वो लोग, नियमों को अनदेखी करते हैं, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ उसको हैबिटेट में कुछ इंप्रूवमेंट होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का ऑर्डर अगर पास कर रही है तो नुकसान वाइल्ड लाइफ को भी है, कुछ हद तक वाइल्ड लाइफ को नुकसान ऐसे हो सकता है।
आप देखिए वहाँ पे जितने रिजॉर्ट बने हुए हैं या जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं वो सारे वहाँ के लोकलाइट हैं। वो बफर जोन में रहने वाले गांव वाले लोग हैं, बिल्कुल। उनके बच्चे हैं, वो कोई कुक का काम करता है, कोई बर्तन धोता है वहाँ पे, कोई वहाँ पे किसी भी तरीके